नमस्कार। तो आज हम पैसों के पीछे छिपे मनोविज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। मतलब ये कोई आम फाइनेंस क्लास या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम असल में ये देखने वाले हैं कि हमारा दिमाग पैसों को लेकर आखिर काम कैसे करता है। हमें अक्सर लगता है ना कि पैसा सिर्फ एक नंबर गेम है, थोड़ा सा मैथ्स है। लेकिन सच बताऊं, ये पूरी तरह से हमारी मानसिकता और हमारे व्यवहार का खेल है। तो चलिए सीधा इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि करोड़ों रुपए होने के बाद भी कुछ लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास परिवार जो शायद एक साधारण सी जिंदगी जी रहा है, वो पूरी तरह से खुश और संतुष्ट महसूस करता है। इसका जवाब बैंक बैलेंस के उन जीरोज में नहीं है। इसका जवाब हमारे इंसानी व्यवहार की उन परतों में छिपा है जिन्हें हम अक्सर पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। शुरुआत करते हैं पहले फेज से, हमारी अपनी दोषपूर्ण आंतरिक वायरिंग। पैसों को समझने से पहले ना खुद के दिमाग को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम सब ना एक तरह के फाइनेंशियल डीएनए के साथ बड़े होते हैं। जैसे हमारा बायोलॉजिकल डीएनए हमारी शक्लो सूरत तय करता है, ठीक वैसे ही हमारा बचपन और हमारे पुराने अनुभव ये तय करते हैं कि हम पैसों को किस नज़र से देखेंगे। सोचिए, अगर किसी ने बचपन में अपने पेरेंट्स को एक एक बिल भरने के लिए संघर्ष करते देखा है, तो जाहिर है उनके लिए पैसा हमेशा सुरक्षा या सिक्योरिटी का मतलब होगा। वो एक एक पैसा बचाएंगे। और दूसरी तरफ, जिसे बचपन में बिना मांगे सब मिल गया हो, उसका नजरिया बिल्कुल अलग होगा। मतलब हम सबका अपना एक अनोखा फाइनेंशियल डीएनए होता है। अब यहीं से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जिसे रीसेंसी बायस कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो भविष्य के फैसले लेते समय अपने हाल ही के अनुभवों को हद से ज्यादा अहमियत देना। मान लीजिए शेयर बाजार में एक बार बड़ा नुकसान हो गया, बस अब हमेशा इन्वेस्ट करने से डर लगेगा। भले ही 20 साल का डेटा और चार्ट्स चीख चीख कर कह रहे हों कि भाई लॉन्ग टर्म में भारी फायदा है, लेकिन वो जो हाल ही का डर है ना, वो सही फैसला लेने से रोक देगा। और इस डर में आग में घी डालने का काम करता है हमारा नेगेटिविटी बायस। हमारा दिमाग कुछ इस तरह से वायर्ड है कि हमें पैसे कमाने की जितनी खुशी नहीं होती ना, उससे कई कई ज्यादा डर पैसे खोने का होता है। इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो इंसानी दिमाग हमेशा खतरों को पहले भांपने की कोशिश करता है, और इसीलिए मार्केट में जरा सी हलचल होती है, कोई छोटी सी बुरी खबर आती है और लोग पैनिक करके सब कुछ बेचने लगते हैं। अगर इसका कोई परफेक्ट उदाहरण देखना है तो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद कीजिए। जब मार्केट क्रैश हुआ तो इसी नेगेटिविटी बायस की वजह से लोगों में भयानक पैनिक फैल गया। डर के मारे लोगों ने अपने शेयर्स भारी नुकसान में बेच दिए, मतलब अपना नुकसान खुद पक्का कर लिया। लेकिन जो लोग उस तूफान में डटे रहे, उन्होंने 2009 के बाद जो भयंकर रिकवरी आई, उसका पूरा फायदा उठाया। पैनिक में आकर कई लोगों ने वो ऐतिहासिक मुनाफा हमेशा के लिए गवा दिया। तो अब एक पल रुककर सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस सच में ऐतिहासिक डेटा या फैक्ट्स पर लिए जा रहे हैं, या फिर बस उस पल के डर और भावनाओं के आधार पर? क्योंकि सच तो यह है कि जब इमोशंस हावी होते हैं ना, तो दुनिया का सबसे समझदार और लॉजिकल इंसान भी घबराहट में सबसे बेवकूफाना आर्थिक फैसला ले सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ, यानी विकास का तंत्र या द मैकेनिक्स ऑफ ग्रोथ। अगर हम इमोशंस को साइड में रख दें तो असली पैसा कैसे बनता है, आइए देखते हैं। $100 बिलियन ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, राइट? ये वॉरेन बफे की कुल संपत्ति को दर्शाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? 60 साल की उम्र तक उनके पास सिर्फ $1 बिलियन थे। जी हां, उनकी वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके 90 के दशक में बना है। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पैसा बनाने में सबसे बड़ा एसेट आपका आईक्यू या पैसा नहीं, बल्कि समय है। कंपाउंडिंग के असली जादू को काम करने के लिए दशकों का वक्त चाहिए होता है। समय की इसी एक्सपोनेंशियल पावर को हम हिस्टोरिकल क्रिप्टो ग्रोथ से भी समझ सकते हैं। याद है जब बिटकॉइन और इथेरियम जैसी चीजें लॉन्च हुई थी, उनकी कीमत कुछ पैसों के बराबर थी, लिटरली पेनीज। जिन लोगों ने शुरुआत में इन्वेस्ट किया और मार्केट के हर पागलपन के बीच धैर्य रखा, उन्होंने उन चंद पैसों को लाखों करोड़ों में बदलते देखा। ये शुरुआती मार्केट की उस असाधारण शक्ति को दिखाता है जहां लंबे समय तक होल्ड करना एक बहुत ही छोटे से इन्वेस्टमेंट को अकल्पनीय वेल्थ में बदल सकता है। यहीं पर महान इन्वेस्टर पीटर लिंच का एक बहुत ही कमाल का फलसफा काम आता है। मार्केट के रोजमर्रा के शोर शराबे और घबराहट पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय हमें धैर्य और अनुकूलनशीलता यानी अडेप्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। ये वो दो चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन यही एक आम इन्वेस्टर को एक लेजेंडरी इन्वेस्टर से अलग करती हैं।
असली टैलेंट ये नहीं है कि कब खरीदना है या कब बेचना है। असली टैलेंट ये जानना है कि कब चुपचाप बैठकर सिर्फ इंतजार करना है। टेस्ला के स्टॉक का सफर इसका एक जीता जागता उदाहरण है। 2010 की बात करें तो टेस्ला बस एक नीश इलेक्ट्रिक कार कंपनी थी। बहुत कम लोगों को इस पर यकीन था। पूरे दशक में उसे भयंकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, प्रोडक्शन इश्यूज हुए, मार्केट बुरी तरह क्रैश हुआ। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स के पास उस शोर को इग्नोर करने का दृढ़ विश्वास और धैर्य था, उन्हें 2020 के आते आते अविश्वसनीय मुनाफा मिला। ये लंबे समय के विश्वास की बहुत बड़ी जीत थी। और यहीं से हम एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पर आते हैं, टेल इवेंट्स। ये क्या होते हैं? ये वो बेहद रेयर या कह लें कि एक्सट्रीम घटनाएं हैं जिनकी कोई भी इंसान या कंप्यूटर पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन जब ये घटनाएं होती हैं ना, तो ये पूरे सिस्टम, अर्थव्यवस्था और वेल्थ क्रिएशन के सारे समीकरण हमेशा के लिए बदल कर रख देती हैं। इतिहास के कुछ बड़े टेल इवेंट्स को देखिए। .com क्रैश के बाद अमेज़न का किसी तरह सर्वाइव करना और फिर पूरे ग्लोबल रिटेल पर छा जाना, या फिर कोविड-19, वो एक ऐसा अचानक आया ग्लोबल बदलाव था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कुछ इंडस्ट्रीज रातों रात आसमान पर पहुंच गईं और कुछ जमीन पर आ गईं। या फिर आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम। सच तो यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति अक्सर ऐसे ही कुछ गिने चुने रेयर मोमेंट्स पर पूरी तरह निर्भर करती है। तो अब जरा ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछिए, एक इन्वेस्टर के तौर पर 1 से 10 के स्केल पर आपका धैर्य, आपका पेशेंस लेवल क्या है? क्योंकि अगर ये लेवल 10 नहीं है तो बड़ी वेल्थ बनाना बहुत मुश्किल है। जो दुनिया के टॉप 1% वेल्थ क्रिएटर्स हैं ना, उनमें ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेशेंस बहुत कॉमन होता है। टेल इवेंट्स का फायदा उठाने के लिए आपको लंबे समय तक गेम में टिके रहना पड़ता है और उसके लिए भावनाओं पर बहुत मजबूत पकड़ चाहिए। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी फेज पर, पैसों का दर्शन। अब तक हमने पैसों का मैथ्स देखा, विकास का तंत्र देखा, लेकिन अब धन के मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अर्थ को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। असली संपत्ति वास्तव में है क्या? इसे समझने के लिए ना हमें हेडोनिक अडैप्टेशन नाम के एक साइकोलॉजिकल ट्रैप को समझना होगा। ये एक ऐसा खतरनाक लूप है जहां हमारे गोल्स और हमारी इच्छाएं लगातार भागती रहती हैं। मतलब आज अगर 1 लाख कमा रहे हैं तो जल्दी ही वो कम लगने लगता है और 10 लाख की चाहत होती है। 10 लाख मिल गए तो 10 करोड़ चाहिए। लाइफस्टाइल का खर्च बढ़ता ही जाता है। इसकी वजह से हम कभी भी एक परमानेंट सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं कर पाते। ये एक ऐसी अंतहीन दौड़ है जिसकी सच में कोई फिनिश लाइन नहीं है। यही वजह है कि धन के भ्रम और वास्तविकता के बीच एक बहुत बड़ा और स्पष्ट अंतर होता है। एक तरफ है वेल्थ का इल्यूजन, वो चमक दमक वाली गाड़ियां, बड़े ब्रांडेड कपड़े और इन सब को मेंटेन करने के लिए EMI और भारी कर्ज का स्ट्रेस। और दूसरी तरफ है असली वेल्थ, मतलब अपने समय पर आपका 100% कंट्रोल होना, हर महीने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचा पाना और बिना किसी कर्ज की टेंशन के एक शांत जीवन जीना। सोशल मीडिया हमें वो दिखावा बेचता है, लेकिन सच्ची वेल्थ का सीधा सा मतलब है कि आपकी जिंदगी के बड़े फैसले कोई और नहीं ले रहा। अब इस कंट्रोल और आज़ादी को पाने के लिए एक छिपी हुई कीमत चुकानी पड़ती है। इसे बिहेवियरल साइंस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत कहते हैं। ये बहुत सिंपल सा रूल है कि हर आर्थिक फैसले और हर सफलता के पीछे एक अदृश्य कीमत होती है। अगर आप एक विकल्प चुनते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपको किसी दूसरे बेहतरीन विकल्प को ना कहना पड़ेगा। इस दुनिया में लिटरली कुछ भी मुफ्त नहीं है। सफलता की इस असली कीमत को हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से देख सकते हैं। एक स्टूडेंट को देखिए जो वीकेंड्स पर पार्टी करने के बजाय पढ़ाई करता है। वो अपनी एक शॉर्ट टर्म खुशी का त्याग कर रहा है ताकि फ्यूचर में एक हाई वैल्यू स्किल बना सके। एक एंटरप्रेन्योर जो अपने आराम के समय का बलिदान देता है, वो ऐसा इसलिए करता है ताकि एक लाइफ चेंजिंग स्टार्टअप खड़ा कर सके। जो लोग असाधारण रूप से सफल होते हैं ना, वो खुशी खुशी इन शॉर्ट टर्म कीमतों को चुकाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें वो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड साफ दिखाई देता है। तो मॉर्गन हाउसल जैसे विचारकों और इन सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है कि सच्ची खुशी केवल बेहिसाब पैसों या वित्तीय स्वतंत्रता से नहीं आती, बल्कि भीतर की संतुष्टि से आती है। जब तक आपके अंदर यह संतुष्टि नहीं है ना कि आपके पास काफी है, तब तक दुनिया की कोई भी दौलत या लग्जरी आपको सच्ची और परमानेंट खुशी बिल्कुल नहीं दे सकती। इसलिए इस चर्चा के अंत में मैं आपके लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आपके लिए पर्याप्त या इनफ होने का असली मतलब क्या है और उसे हासिल करने की आप क्या कीमत चुका रहे हैं?
पैसा सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में पड़े कुछ नंबर्स नहीं है, ये वास्तव में इस बात का मीटर है कि आपकी लाइफ में कितनी शांति और कितना नियंत्रण है। तो जरा गहराई से सोचिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि असली अमीरी के पीछे भागते भागते वो शांति ही पीछे छूट रही हो जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं।